हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी भी वीडियो के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको बिल्कुल निःशुल्क क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ मिलते हैं। एक और बात कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी तैयार की गई हैं। अगर आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक के थ्रू आप फॉर्म भर दीजिए। अब बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले। तो इस वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। अब ये एमसीक्यू किसके होंगे? तो कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा, इसके हम एमसीक्यूज पर बात करने वाले हैं। इनके एमसीक्यूज को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू क्या आता है हमारे सामने। तो पहला एमसीक्यू आया कि बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा है, ये बताना। 1940, 1941, 1942 और 1943। पहले तो आप बंगाल समझ लीजिए कि बंगाल कहां है, फिर हम अकाल की स्थिति समझ लेंगे क्या है। मैं आपको थोड़ी सा नक्शा बना के दिखाता हूं। इस वाले इलाके को आप कहते हैं, ये कहलाता है बांग्लादेश, है ना। और इसी के पास एक और छोटा सा राज्य है, इसको कहते हैं अपन पश्चिम बंगाल। याद है ना, ये कश्मीर का नक्शा बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर है यहां से। ठीक, तो ये जो पूरा इलाका है ना, चूंकि अब ये बंगाल तो कब बना, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल कब बना, तो ये पाकिस्तान चला गया। तो इसको आप एक और नाम के साथ भी जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये पूर्वी पाकिस्तान भी कहलाता है। पूर्वी पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान मतलब अब हम आजादी के पहले की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी डेट आपको 1947 के बाद की नहीं मिली है। सब कितनी है? 1947 के पहले की डेट दी गई है। मतलब भारत पाकिस्तान एक था तब की बात की जा रही है। तो जो ये मिला मिलाया इलाका है, ये पूरा है ना, ये पूरा, इस पूरे को क्या कहते हैं? तो ये पूरा कहलाता है, इसको कहा जाता है बंगाल। क्या कहलाता है? ये पूरा इलाका क्या कहलाता है? इसको बंगाल कहा जाता है। क्लियर? तो बंगाल वाली स्थिति क्लियर हो गई कि हमारा पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है इसको मिलाकर हम बंगाल कहते हैं। इस बंगाल के बारे में बात की जा रही है। दूसरी और चीज आती है कि अकाल किसको कहा जाएगा। एक अकाल शब्द भी आया है कि आप अकाल किसको कहेंगे, हमें यह भी जानना होगा। अकाल का मतलब क्या है? तो आपने पढ़ा होगा अकाल कब आएगा। तो अकाल आता है अगर भुखमरी जो है, भुखमरी की समस्या लंबे समय तक प्लस बड़े भूभाग में अगर भुखमरी की समस्या लंबे समय तक और बड़े भूभाग में रहती है, तो इससे जो स्थिति बनती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? वो इन दोनों को मिलाकर जो स्थिति बनेगी वो स्थिति क्या कहलाती है? अकाल कहलाती है। अब आपको एक और चीज पूछ सकते हैं, उसका भी ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। मान लीजिए कि ये भुखमरी की समस्या है, ये कैसे आती है? तो भुखमरी की समस्या आती है जब आपका जो खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन कम और वितरण भी प्रभावित होगा, है ना। वितरण भी प्रभावित होगा जब आपका खाद्यान्न का उत्पादन कम हो जाएगा ना। जब भी खाद्यान्न का उत्पादन, खाद्यान्न मतलब क्या है? खाद्यान्न का मतलब जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेते हैं, और साथ ही साथ जब उत्पादन कम होगा तो वितरण प्रभावित हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां कब बनेंगी? जब कोई प्राकृतिक चीज हो गई, प्राकृतिक घटना हो गई, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, ऐसी कोई स्थितियां आ गई, तो इनसे क्या होता है? इनसे भुखमरी पैदा हो सकती है। जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया तो उत्पादन कम होगा। मान लीजिए किसी इलाके में भूकंप आ गया या कोई बड़ा डिजास्टर हो गया तो वितरण भी प्रभावित हो सकता है। इन सब स्थिति से भुखमरी आती है, और भुखमरी जब लंबे समय तक रहती है, बड़े भूभाग में रहती है, तो उसको अकाल कहा जाता है। अब पूछा गया कि बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा। भयानक क्यों लगा दिया? कि ये बड़ा खतरनाक होगा, यहां पर खाने पीने की चीजों को लेकर लोग बड़े परेशान रह रहे होंगे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1940, 1941, 1942 और 1943। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो 1943, 1943 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर बात यहां की? बंगाल समझ लिया, भयानक अकाल समझ लिया और जवाब भी हमने जान लिया। क्या हो गया? 2 मिनट में जान गए 1943। अगला है जिसको आप मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है, एक और सवाल पूछा गया है। उसमें एक शब्द आया है जिसको अपन लिखें क्या, एक तो मौसमी और दूसरा शब्द है भुखमरी। मौसमी का मतलब क्या है और भुखमरी का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। मौसमी किसको कहेंगे और भुखमरी किसको कहेंगे? मौसमी का मतलब अगर आप देखें तो मौसमी का मतलब है कि लगातार ना होकर बीच बीच में आना है ना, बीच बीच में। अब ये कैसे बीच बीच में? साल के कुछ महीनों में। जब साल के कुछ महीनों में आपको भुखमरी का सामना करना पड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? वो मौसमी हो जाएगा। भुखमरी अगेन हमें पता है कि भुखमरी का मतलब क्या है, हम जानते हैं। भुखमरी का मतलब क्या हो गया? खाद्य आपूर्ति ना होना है। क्या ना होना? खाद्य आपूर्ति ना होना, या हम क्या कहते हैं, खाद्य की उपलब्धता ना होना। खाद्य की उपलब्धता ना होना, ये दोनों चीजें मौसमी भुखमरी का कारण क्या हो गई कि बीच बीच में साल के कुछ महीनों में। अब ये कैसे हो जाएगी मौसमी भुखमरी, कैसे आ जाएगी? तो ये तब आ जाती है जैसे कोई बीच में काम नहीं मिल रहा है, आय के स्रोत घटते हैं, तो उस स्थिति में आ जाती है। अब ये पूछा गया कि किस काम में मिलेगी? विनिर्माण क्षेत्र में मिलेगी, कृषि क्षेत्र में मिलेगी, सेवा क्षेत्र में मिलेगी, या सभी जगह आपको देखने को मिलेगा? तो इसका सही जवाब क्या है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है? कृषि क्षेत्र कहने के पीछे कारण यह है कि कृषि क्षेत्र में जो काम होता है वो साल भर नहीं होता। काम आपको कब करने को मिलेगा? कुछ महीनों में, बुआई के समय पर, कटाई के समय पर। इसी समय मतलब साल के कुछ महीनों में आपको काम मिलेगा। जब साल के कुछ महीनों में आपको काम मिलेगा, बाकी के महीनों में आप बेरोजगार बैठे होंगे, तो आपके पास कमाई का साधन नहीं होगा। कमाई नहीं होगी तो आपका जो पैसा होगा वो खर्च हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे भुखमरी की तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर बात? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सेकंड सही हो गया, कृषि क्षेत्र। अगला है भारत में हरित क्रांति कब हुई है? 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 60 80 के दशक में और 70 के दशक में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है 70 के दशक में। अब जो शब्द आया है जिसको आप कहते हैं हरित क्रांति, है ना, हम इसका 2 शब्दों को लेंगे। यहां पर एक हरित क्रांति भी समझाऊंगा आपको और एक जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं वो भी समझाएंगे। सबसे पहले हम हरित क्रांति पर बात करते हैं। हरित क्रांति की बात की जा रही है तो हरित क्रांति का मतलब इसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं ना। हरित का शब्द किससे निकल कर आएगा? ग्रीन से निकल कर आएगा। क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा? रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब हरा किससे जुड़ा हुआ है? तो हरा जुड़ा हुआ है कृषि के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है? कृषि या एग्रीकल्चर के साथ। कृषि या एग्रीकल्चर के साथ इसका संबंध है। तो अब क्रांति आ रही है मतलब हमें उसका उत्पादन, तो हरित क्रांति के द्वारा क्या किया हमने? इसके उत्पादन में वृद्धि कर दी। उत्पादन में वृद्धि कर दी। खास तौर से किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। कभी कोई पूछे कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहां देखने को मिला, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव आपको पंजाब में देखने को मिला, हरियाणा में देखने को मिला। इसके अलावा कहां? उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और राजस्थान के कुछ भाग में आपने ये देखा। उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई पूछे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जा रही है, राजस्थान के बारे में पूछे तो उत्तरी राजस्थान के बारे में बात की जा रही है। यहां पर ये आपको देखने को मिला। तो ज्यादा उत्पादन होने लगा। ज्यादा उत्पादन क्यों ये क्रांति लाई गई? तो इस क्रांति लाने के पीछे कारण क्या है? तो इस क्रांति के पीछे कारण ये है ताकि क्या कर सके हम? खाद्य में आत्मनिर्भर बन सके। क्या हो सके? खाद्य में आत्मनिर्भर बन सके, ताकि हमें कहीं से चीजें मंगानी ना पड़े, ताकि क्या हो सके? खाद्य में आत्मनिर्भर से क्या फायदा होगा? भारत में खाद्य सुरक्षा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। खाद्य सुरक्षा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। खाद्य सुरक्षा इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात? तो ये बात क्लियर कि हम हरित क्रांति क्यों लेकर आए हैं, तो ये क्लियर। अब एक और क्रांति है जिसको आप कहते हैं श्वेत क्रांति, वो भी आप यहीं पर देख लीजिए। श्वेत क्रांति थोड़ा सा बताऊंगा आगे जब क्वेश्चन आएगा अगर इसका, तो उस पर अपन डिटेल बात कर लेंगे। श्वेत क्रांति का मतलब क्या है कि व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट चीज किससे संबंध है? ये मिल्क के साथ संबंधित है, दूध के साथ संबंध है। तो इसमें दूध और साथ ही साथ क्या है? दुग्ध उत्पाद के बारे में बात की जा रही है।
किसके किसके बारे में बात की जा रही है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो आपको बताना है कि दूध और दुग्ध उत्पादन के बारे में, है ना, कि भाई इनकी क्रांति लाएंगे, इनका उत्पादन बढ़ाएंगे, तो उसको हम श्वेत क्रांति कहेंगे। तो हरित क्रांति का सही जवाब हमने जान लिया क्या है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मतलब एक ऐसा कार्यक्रम है, क्या कह रहे हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। मतलब अगर आप कहीं काम करने गए हैं, मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति हैं, 2 हाथ 2 पांव वाले हैं, ऐसा भी कोई है कि 3 हाथ 3 पांव वाला नहीं। अगर आप कुछ काम करने गए हैं तो काम के बदले में आपको क्या मिल जाए, कुछ अनाज मिल जाए, टोकरी में भरकर कुछ अनाज हम लेकर आ जाए, ताकि इससे क्या कर सके, इससे हम खाना बना सकें। और ये क्या करेगा, ये पूरी स्कीम किसके लिए लाई गई है? ये पूरी स्कीम इसलिए लाई गई है ताकि क्या बढ़ सके, खाद्य सुरक्षा बढ़ सके, खाद्य सुरक्षा इंक्रीज हो सके। क्लियर बात? तो यहां पर खाद्य सुरक्षा के बारे में बात की जा रही है। क्लियर? तो अब ये पूछा गया है कि भैया काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 4 ऑप्शन है, 14 नवंबर 2004, 14 दिसंबर 2005, 14 जनवरी 2004 और 14 नवंबर 2005। आपको बताने हैं क्या है। तो सही जवाब क्या है? 14 नवंबर 2004। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि 2004 तो आपको याद भी होगा, डेट अब यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संशोधित वितरण प्रणाली जो है उसके बारे में आपको बताना है। ये वितरण प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीडीएस, है ना। क्या कहते हैं? पीडीएस। पी फॉर पब्लिक सार्वजनिक, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एस फॉर सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब बंगाल में अकाल पड़ा था, याद होगा, अगर मैं इसका इतिहास बताऊं आपको, तो बंगाल में जब अकाल पड़ा था, कब पड़ा था बंगाल में अकाल? 1943। तो ये अकाल से, है ना, ये अकाल जो आया था, इससे ये सिस्टम पीडीएस जो है वो दोबारा से चालू हो जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये कब तक रहेगा? 1992 तक ये रहेगा। 1992 तक के बाद क्या हो जाएगा, पीडीएस में एक और चीज जोड़ देंगे जिसको कह देंगे आरपीडीएस, संशोधित कर दिया जाएगा इसको, इसमें कुछ सुधार किए जाएंगे। मतलब अभी तक क्या था, अगर 1992 तक देखें तो क्या व्यवस्था थी यहां पर, तो अभी तक अगर आप देखते हैं, है ना, अगर 1992 के पहले तक अगर आप देखते हैं, है ना, इसका पहले आप जवाब देख लो, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई, पहले इसका जवाब देख लो आप, 1992। अब 1992 तो इसका जवाब आ गया। अगर हम देखते हैं कि ये वाली जो प्रणाली है ये कब तक रही? 1992 तक रही। और 92 के बाद से क्या आ गई? आरपीडीएस आ गई। ये 92 में स्टार्ट हो जाती है, 1992 में स्टार्ट हो जाती है। अब ये स्टार्ट होने के पीछे कारण क्या है? तो यहां पर क्या व्यवस्था चल रही थी, तो यहां पर सभी प्रकार के लोग, चाहे निर्धन हो चाहे गैर निर्धन हो, सभी को बराबर यहां पर माना गया था। यहां पर क्या किया गया, यहां पर उसमें कुछ अंतर करना स्टार्ट करेंगे। बाद में टारगेट पीडीएस आ जाएगा, टीपीडीएस आ जाएगी, जिसमें हम जो गरीब हैं उनको ही लक्षित करके काम करेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2012 में एफसीआई के पास खाद्यान्नों, गेहूं और चावल का कितना भंडार है, ये बताना है। 62 करोड़, 72 करोड़, 82 करोड़, उपरोक्त सभी। तो कितना भंडार है? 82 करोड़ टन का भंडार इनको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2012, 2013, 2014, 2015। कब पारित किया गया? 2013 में। इंडियन फूड सिक्योरिटी बिल इसको कहते हैं, तो 2013 में इसको पारित किया गया। क्लियर? अगला है प्रश्न नंबर 8, अनाज की उपलब्धता भारत में किस घटक के कारण संभव हुई है? अनाज की उपलब्धता किस घटक के कारण संभव हुई है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोनों का और गा, बफर स्टॉक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये जो पीडीएस सिस्टम है इसके द्वारा, और साथ ही साथ जो बफर स्टॉक है इसके द्वारा। बफर स्टॉक में हम क्या करेंगे, इसमें हम माल को खरीदेंगे, खरीदी होगी, फिर इस खरीदी को कहां करेंगे? गोदाम में, है ना, गोदाम में क्या करेंगे, इसको स्टॉक करेंगे और फिर इसको बंटवाएंगे, किसके थ्रू? पीडीएस के थ्रू बंटवाएंगे। तो ये दोनों सिस्टम जब आपके पास हैं, क्या आपने किसानों को माल खरीद लिया, उसको स्टॉक कर लिया, उसको पीडीएस के द्वारा बंटवाया, इन दोनों के कारण ही अनाज की उपलब्धता क्या हो पाई है? बढ़ पाई है। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ? वर्ष 1993 में, 1995 में, 1997 में, 1999 में। इसका सही जवाब क्या है? 1995 में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है ना? तो ये बताना है कि अमूल सहकारी समिति का संबंध जो है वो गुजरात से है। अमूल क्या है? तो अमूल बेसिकली किस पर काम करती है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर काम करती है। मतलब किस पर काम कर रही है? दूध और उत्पाद पर काम कर रही है।
मतलब इसका संबंध अगर देखें तो ये किस कारण से आई है, तो किस में सहायक हो गई, तो कह सकते हैं कि ये श्वेत क्रांति में सहायक है। क्या कह सकते हैं, श्वेत क्रांति में सहायक है, जिसको आप क्या कहेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन कहेंगे। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देना, क्या कर देना, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देना, टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना। क्यों बढ़ाना, क्योंकि दूध को क्या कहा जाता है, दूध जो कहलाता है इसको दूध जो है इसको क्या कहेंगे, दूध को कहते हैं, दूध आपका कहलाता है कंप्लीट फूड, है ना, संपूर्ण खाना कहा जाता है इसको। अगर शरीर में किसी प्रकार की कमी रह गई है, कोई पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे, तो विटामिन सी और डी जो होता है उसको छोड़कर लगभग सब कुछ आपको दूध में मिल जाएगा। इस कारण से लोग दूध पीने को प्रेफर करते हैं कि भाई रोज खाने में कम से कम 200-250 ml दूध हर व्यक्ति को पीना चाहिए, ताकि शरीर की जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। तो इसके कारण से इसके कारण से क्या किया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया गया, है ना, जिसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली कब लागू की गई। लक्षित के बारे में हम जो बात कर रहे थे ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपको पता है इसको हम अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीडीएस कहते हैं। हमने एक आरपीडीएस देख लिया संशोधित, अब इसमें क्या आ गया, टी। लक्षित मतलब क्या हो गया, टारगेट पीडीएस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें टारगेट पीडीएस में क्या करेंगे, हम सीधे तौर पर टारगेट करें कौन से लोग गरीब हैं, उनको हम टारगेट करेंगे, उनको फायदा पहुंचाएं। तो ऐसी टारगेट जो प्रणाली है, लक्षित प्रणाली है, वो कब चालू की गई, तो इसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 1996 में, 1997 में, 1998 में, 1999 में, 1996, 1997, 1998 और 1999। तो सही जवाब क्या हो गया, 1997 में इसको प्रारंभ किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक का नाम बताना है ना। पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक कौन है, अमर सेन है, मनमोहन सिंह है, मनोहर जोशी है या शुक्ला है। तो किसने लिखी है, अमर सेन के द्वारा लिखी गई है। एक भारतीय मूल के ये अर्थशास्त्री हैं, बहुत दिग्गज अर्थशास्त्री हैं। कालाहांडी व काशीपुर किस राज्य में है, ये बताना, कालाहांडी और काशीपुर। तो जो सही जवाब होगा वो क्या है, उड़ीसा में। ना तो कालाहांडी राजस्थान में है, ना गुजरात में है, ना मध्य प्रदेश में है, तो कहां पर है, ये आपको कालाहांडी और काशीपुर उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। अगला, अंत्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई, ये बताना। 1998 में, 99 में, 2000 या 2001 में, 2000 में। अंत्योदय योजना किसके लिए की गई थी, तो अंत्योदय योजना जो अति गरीब हैं उनके लिए लागू की गई थी। किसके लिए, अति गरीब के लिए। और अन्नपूर्णा योजना किसके लिए लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए। इसमें दाम कम थे, बहुत कम थे, और ये कैसी थी, निःशुल्क बट रही थी। कैसी थी, निःशुल्क बांटी जा रही थी, कि आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट यहां पर नहीं करना पड़ रहा था। याद होगा कि नहीं, अपन ने पढ़ा है, 2-2 बार पढ़ा है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में कितने लोग मारे गए थे, 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 40 लाख। तो लगभग 30 लाख लोगों की मौत हुई थी। अब बंगाल प्रांत में अकाल की जो घटना है वो हम पहले क्वेश्चन में पूरा डिटेल देख चुके हैं, अकाल क्या होता है, बंगाल क्या है, सब देख लिया। भुखमरी का प्रकार कौन सा है, मौसमी भी होती है, दीर्घकालिक भी होती है, दोनों भी हो सकती हैं, इनमें से कोई नहीं तो इनमें दोनों होंगी। अब मौसमी क्या है, ये हमने जान लिया, जब वर्ष के कुछ महीनों में, है ना, वर्ष के कुछ महीनों में इसको क्या कहेंगे, मौसमी। और ये कहां देखने को मिलेगी, आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और दीर्घकालिक क्या है, जब लंबे समय तक रहती है। इससे कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जो भुखमरी है वो दोनों प्रकार की होगी, मौसमी भी होगी और दीर्घकालिक भी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, देश भर में पाई जाने वाली किन फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना है। किन फसलों के कारण, चाय, गन्ना, गेहूं और विविध क्या होती, कोई फसल थोड़ी है विविध। अब आत्मनिर्भर हम जो गेहूं के मामले बने, आप देखिए हमने हरित क्रांति लगाई हुई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गेहूं। आप देखिए हरित क्रांति जो हमारे यहां आई थी, हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में भी बात करी है कि हरित क्रांति जैसे आती है तो हरित क्रांति से खास तौर से खाद्यान्न में 2 चीजों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, चावल के और किसके, चावल के और गेहूं के, ना, इन 2 के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि होती है। ये खाने की मुख्य फसलें हैं। भारत में पहले नंबर पर खाए जाने वाली फसल होती है चावल, अधिकांश लोगों के द्वारा, और दूसरे नंबर पर होती है गेहूं। इन 2 के उत्पादन में वृद्धि हुई। क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन में होते तो फिर हम कुछ और पर देखते कि दोनों का जो होता है, लेकिन एक ही दिया गया गेहूं, तो इसके मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, भोजन की उपलब्धता, पहुंच,
प्राप्त करने का सामर्थ्य या उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब खाद्य सुरक्षा मतलब खाने तक आपकी उपलब्धता हो जाए, आपकी पहुंच हो और आप उसको खरीद पाए या आप उसके लिए सामर्थ्य रखते हो कि आप उसको प्राप्त कर सके। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, खाद्य सुरक्षा के हिसाब से सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई है। तो हमने बात भी करी अपने वीडियोस के अंदर कि अंत्योदय अन्न योजना जो है ये क्यों की गई थी। तो ये अति गरीब लोगों के लिए, गरीबी में भी जो गरीब हैं, गरीबी में जो अति गरीब हैं उनके लिए स्टार्ट की गई थी और सन 2000 में इसको प्रारंभ किया गया है। क्लियर। अगला है, बंगाल में हुए अकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए थे। अनियमित श्रमिक, मछुआरे, खेतीहर मजदूर या सभी। तो सभी हुए थे। अनियमित श्रमिक मतलब जिनके पास रोज काम नहीं है, मछुआरे ये रोज जाल लेकर मछली पकड़ने निकलते हैं, और खेतीहर मजदूर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। सब कुछ डिपेंडेंसी क्या है, सामने वाले के ऊपर ही है। तो अकाल पड़ गया तो सामने वाले ने अपने आप को बचाने के लिए इनको नौकरी से निकाल दिया। तो ये सभी लोग क्या हुए कि अकाल में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। पलागू जिला किस राज्य में है। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये कहां जाएगा, झारखंड के अंदर है ना। ये पलामू होगा ना, पलामू। पलामू जिला किस राज्य में है। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों को कौन सा कार्ड मिलता है। पीडीएस कार्ड मिलता है, बीडीएस कार्ड मिलता है, बीएडीएस कार्ड मिलता है, एमएसडी कार्ड मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या मिलता है, पीडीएस कार्ड। तो अब पीडीएस क्या है, तो पीडीएस हो गया, अब ये यहां पीडीएस का मतलब हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या हो गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपको मिलेंगे क्या, राशन कार्ड। राशन कार्ड भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल। ज्यादा गरीब है उनको अंत्योदय, गरीबी रेखा के नीचे है वो बीपीएल, गरीबी रेखा के जो ऊपर है उनको एपीएल। ये 3 प्रकार के कार्ड यहां पर मिलते हैं। तो पीडीएस के तहत इनको कार्ड मिलेगा। कुपोषण का शिकार कौन होता है, महिलाएं, बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या सभी। तो ये सभी जो है वो कुपोषण के शिकार हैं, चाहे महिलाओं को देखें, चाहे बच्चों को देखें, चाहे 5 वर्ष से कम उम्र के लोग देखें। कुपोषण मतलब इनको पोषित भोजन नहीं मिल पाता, तो इनका शरीर बहुत अच्छे से विकास नहीं कर पाता, इस कारण से इनको कुपोषित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था, वह किस क्रांति से संबंधित था। चावल क्रांति, गेहूं क्रांति, गन्ना क्रांति और बाजरा क्रांति। तो इसका संबंध था गेहूं क्रांति से। गेहूं और चावल क्रांति, इन दोनों का ही योगदान किस में रहा है, हरित क्रांति में रहा है। क्योंकि हरित क्रांति के द्वारा चावल में क्रांति आई, गेहूं में क्रांति आई, दोनों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। हालांकि लाई गई थी ये अन्न के उत्पादन में, लेकिन इन 2 फसलों ने तेजी से ग्रोथ करी थी, इन 2 फसलों में ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। भारत में राशन व्यवस्था कब आरंभ की गई है। तो राशन व्यवस्था जो है वो 1940 के आसपास आरंभ की जाती है, जो राशन कार्ड सिस्टम है, और 43 में फिर इसका उपयोग किया जाएगा। राशन व्यवस्था कहां आरंभ की गई थी, तो राशन व्यवस्था कहां आरंभ की गई है, तो अब बंगाल में। देखिए अकाल का दौर पड़ेगा तो उसी के आसपास इसको आरंभ किया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं कब आरंभ की गई, तो 1975 के आसपास इनको दोबारा से प्रारंभ किया, 1975 में। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडारण क्या कहलाता है। बफर स्टॉक, बफर ग्रोथ, बफर सम्मेलन या भंडारण। तो क्या कहते हैं इसको, बफर स्टॉक कहते हैं। इसी बफर स्टॉक का तो फिर निकलवा कर किस में बंटवाते हैं, पीडीएस में बंटवाएंगे तो सबको मिल पाएगा। पीडीएस कैसे बांटेगी, राशन कार्ड पद्धति पर पीडीएस अपना जो भी वितरण करना है वो राशन कार्ड के द्वारा करेगी। सवाल आया कि राशन कार्ड कितने प्रकार के हैं, तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। राशन कार्ड कितने प्रकार के हैं, टोटल 3 प्रकार के हैं, जिसको आप अंत्योदय, एपीएल और बीपीएल के नाम से जानते हैं। यहां पर आप देखें 3 प्रकार के हैं राशन कार्ड के प्रकार। तो एक पहला प्रकार है अंत्योदय, दूसरा फिर हमने पढ़ा था जिसको आप बीपीएल कहते हैं, और तीसरा हमने पढ़ा था एपीएल कहते हैं। पहले वाले की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए है, अति गरीब के लिए व्यवस्था की गई है। ये निर्धन रेखा से नीचे के लिए, और ये निर्धनता रेखा से ऊपर वालों के लिए, ये निर्धनता रेखा से नीचे वालों के लिए। 3 प्रकार के कार्ड है। अब ये कार्ड की बात अगर की गई है तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 4। अब ये राशन कार्ड क्यों बनाए गए हैं ये आप देख लीजिए। चूंकि हमने देखा, आप देखेंगे हमने बनाया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का पूरा अनाज हमको बांटना है किससे, पीडीएस के द्वारा। पीडीएस करेगी राशन की दुकान का,
पीडीएस क्या करेगी, राशन की दुकान के माध्यम से। राशन की दुकान वाला कैसे बेचेगा, तो उसने क्या कर दिया, यहां पर राशन कार्ड बनवा दिए। मतलब वो क्या देखता है, राशन कार्ड देखता है। अब ये राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखे होंगे। एक को हम कहते हैं अंत्योदय, दूसरा कहते हैं हम बीपीएल, और तीसरा कहते हैं हम एपीएल। ये 3 प्रकार के राशन कार्ड बनाए गए। ये अति गरीब के लिए बनाए गए हैं, ये निर्धनता रेखा के नीचे वालों के लिए बनाए गए हैं, और ये निर्धनता रेखा से ऊपर वालों के लिए बनाए गए। समझ में आई बात। तो राशन कार्ड 3 प्रकार के हो गए। बफर स्टॉक में अनाज रखा है, किसानों से खरीदकर पीडीएस के माध्यम से बंटवाने के लिए हम राशन कार्ड पद्धति का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्धनों में भी निर्धनों के लिए कौन सा कार्ड, अभी बात करी तो क्या है उसमें, अंत्योदय कार्ड उनके लिए रखा गया है, निर्धनों में निर्धनों के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए कौन से राशन कार्ड की बात की गई है। तो आपको पता होगा हमने 2-3 प्रकार के राशन कार्ड को पढ़ लिया था। कौन से 2-3 प्रकार के, आप देखेंगे कि जो अंत्योदय कार्ड है वो किसके लिए, अति गरीब के लिए है। जो बीपीएल कार्ड है वो निर्धनता रेखा के नीचे वालों के लिए है। जो एपीएल कार्ड है वो निर्धनता रेखा के ऊपर वालों के लिए है। और उपरोक्त सभी तो कैसे हो पाएगा। तो अब बताना है इसमें कि भाई कौन सा कार्ड निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए कौन सा कार्ड है, ये हमें बताना है। तो अंत्योदय ये नहीं होगा, अति गरीब के लिए। एपीएल ये गरीबी रेखा से ऊपर के लिए। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जिसको आप बीपीएल कहते हैं, निर्धनता रेखा के नीचे वालों के लिए जो कार्ड की बात की गई। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए कौन सा कार्ड है, वो हो गया बीपीएल कार्ड हो गया। तो ये कार्ड की व्यवस्था जो हमने देखी यहां पर, जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमने देखा, तो हमने पाया कि बीपीएल हो गया। यहां पर हमारे एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के थे, कुछ खास एमसीक्यू थे, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो संभावित है पेपर में आ सकते हैं, उनको हमने यहां पर कंप्लीट किया। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अपनी निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको जो वीडियो मिलते हैं वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, जैसे आप सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम देखें, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, है ना, ये सारे कोर्स आप देखें, आईआईटी जेईई, नीट, स्पोकन, बैंक इंश्योरेंस, रेलवे, एसएससी, ये सारे कोर्स जो हैं वो बिल्कुल निःशुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना इन सब के वीडियो देखने के लिए। वीडियो कहां देखेंगे, तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट जो कि टाइप करेंगे आप www.magnetbrains.com, और हमारे एप्लीकेशन पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कुछ बुक्स एंड ई बुक्स भी तैयार की गई हैं, जिनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक के थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये बुक्स क्वालिटी और कंटेंट वाइज बहुत अच्छी बनाई गई है, साथ ही साथ इनके कुछ अलग अलग पार्ट भी किए गए हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट का अलग पार्ट है, बहुविकल्पी का अलग पार्ट है, थ्योरी का अलग पार्ट है, कुछ ऐसे बनाया ताकि आपको बड़ा मजा आए पढ़ने में। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो जुड़ने के कई सारे साधन हैं, जैसे आप YouTube, Facebook, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर अपने कमेंट कीजिए। अगर आप पे कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।